ऑनलाइन स्टडी में सभी परीक्षार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने ऐप पठित गद्यांश की सीरीज शुरू कर रखी है जो आपके एग्जाम में आता है, अनसीन पैसेज, और उसका छठा भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। राजस्थान को आधुनिक हिंदी कविता भी राष्ट्रीय कविता धारा के समान प्रभावित होती रही। राजस्थान की आधुनिक हिंदी कविता भी राष्ट्रीय कविता धारा के समान प्रभावित होती रही है। अब देखो, दो के बीच में तुलना है। पहली, राजस्थान की कविता, कैसी कविता? राजस्थानी हिंदी कविता। और दूसरी, राष्ट्रीय कविता, राष्ट्रीय स्तर के जो कवि लिखते थे, जैसे जयशंकर प्रसाद है, सुमित नंदन पंत है, अलावा इसके महादेवी वर्मा है, सोनलाल द्विवेदी है, केदारनाथ अग्रवाल है ना, और राजेश जोशी है, चंद्रकांत देवताले हैं, अलावा इसके गिरिजा कुमार माथुर है। तो इनकी चर्चा हुई है। अर्थात राष्ट्रीय स्तर के कवि और राजस्थान के हिंदी कवि। छायावाद का समय था 1918 टू 1936, 1918 से लेकर 1936। चार कवि महत्वपूर्ण थे: प्रसुमन, जयशंकर प्रसाद, सुमित पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ठीक है, ये आप गद्यांश पढ़े तब आपके पास ये साइलेंट बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें वर्णन नहीं है। कई बार क्या होता है, साइलेंट बातें होती हैं, वो आपके प्रश्न को सही करवाती हैं। जो बात गद्यांश में नहीं लिखी हुई है, वो अगर आपको पूर्व नॉलेज है, अर्थात आपको पूर्व ज्ञान है, वो पूर्व ज्ञान आपके प्रश्नों को सही करवाता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका पूर्व ज्ञान अच्छा होना चाहिए। फिर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो समय है वो हिंदी साहित्य में चला 1935 के बाद, तो 1936 पर मान लेते हैं, 1936 से और 1950 तक के आसपास का समय था प्रगतिवाद, जिसमें महत्वपूर्ण कवि थे केदारनाथ अग्रवाल, है ना, और माखनलाल चतुर्वेदी प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हो जाएंगे। और फिर नई कविता 1952 के दौर के बाद या 1952-53 के बाद जो कविताएं आई भारत में, वे कविताएं क्या कहलाई? नई कविता। इससे पहले प्रयोगवाद आया 1943 टू 1951 और 1959 तक चलाए। प्रयोगवाद कब तक चला? 1959 तक चला, 1943 से लेकर। अज्ञेय के नेतृत्व में आया था। 4 सप्तक अर्थात तार सप्तक रचना आई थी, 7 कवियों की 4 तार सप्तक आए थे। तो नई कविता जो 1952-53 के आसपास अस्तित्व में आई, ये आधुनिक कविता के जिन महत्वपूर्ण काव्य आंदोलनों का व्यापक प्रभाव समुचे हिंदी प्रदेश की कविता माना जाता है, उन प्रभावों को यहाँ के रचनाकारों ने स्वस्थ परंपरा के रूप में स्वीकार किया है। किंतु राजस्थान के रचनाकारों को समर्थ आलोचकों का सहयोग नहीं मिला। यहां तक इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेखक ने क्या लिखा है? लेखक ने लिखा है कि भारतवर्ष में काव्य के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के कवि अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, वे नई कविता के रूप में 1952-53 के बाद में छाए। इस दौरान राजस्थान में हिंदी कविता चल रही थी, पल रही थी। वो अपने शैशवावस्था को पार कर, बाल्यावस्था को पार कर कहीं न कहीं किशोरावस्था में थी। मगर क्या हुआ? देखो क्या लिखा है। किंतु राजस्थान के रचनाकारों को, राजस्थान के कवियों को समर्थ आलोचकों का सहयोग नहीं मिला। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आलोचक होते कौन हैं और क्या आलोचक होना अच्छी बात है? सोचो, प्रश्न है मेरा, क्या आलोचक होना अच्छी बात है? हाँ या ना? सोच लिया, उत्तर ले लिया। अब मेरी भी सुनो, आलोचक होना अच्छी बात है, आलोचक व्यक्ति को होना चाहिए। आलोचक का अर्थ क्या होता है? आलोचक का अर्थ होता है गुण दोष की समान रूप से विवेचना करने वाला। गुण दोष की समान रूप से विवेचना करने वाला क्या होता है? आलोचक। आप में कौन सी कमियां हैं, अगर कोई आपको नहीं बताएगा तो क्या अपनी कमियों में आप सुधार कर लेंगे? अर्थात नहीं हो सकती। इसलिए आपकी लाइफ में क्या होना जरूरी है? आलोचक का होना जरूरी है। क्योंकि हमारा व्यवहार कैसे सुधरेगा? जब हमारे ऊपर कोई अच्छी तरीके से निगरानी रखेगा, वो हमें हमारी कमियां बताएगा और हम उन कमियों को हम छोड़ देंगे और हम उनकी अच्छाइयां अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे। तो आलोचक का काम इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसलिए आलोचक होना अच्छी बात है।
गुण दोष की समान रूप से विवेचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक हुए हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक हुए हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हुए हैं, बाबू गुलाब राय आलोचक हुए हैं। आलोचक होना अच्छी बात है। आलोचक का मतलब निंदा करना नहीं होता है, गुण व दोष को समान रूप से बताना। गुण तो यही है, दोष तो यही है। अब राजस्थान को क्या नहीं मिला, किंतु राजस्थान के रचनाकारों को कोई समर्थ आलोचक का सहयोग नहीं मिला कि राजस्थान की रचनाओं में कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, ऐसा कोई राजस्थानी भाषा का आलोचक नहीं मिला। इस कारण क्या हुआ? इस कारण राजस्थानी कविता पिछड़ गई, इस कारण कन्हैयालाल सेठिया पिछड़ गए, इस कारण साधु सीताराम दास पिछड़ गए, इस कारण माणिक्यलाल वर्मा पिछड़ गए। और जो भी राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं वे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वो पहचान नहीं बना पाए जो बननी चाहिए थी। यहां के आलोचक भी दूसरे प्रांतों के रचनाकारों की रचनाओं का गुणगान करते रहे। अर्थात ऐसा नहीं कि राजस्थान में आलोचकों की कमी थी, आलोचक तो थे, मगर वे क्या किस पर आलोचना करते थे? हरिशंकर परसाई ने क्या लिखा है, कैसा लिखा है? परसाई का जन्म कहाँ हुआ? परसाई का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गांव जमानी में। उन्होंने किसके बारे में लिखा? सोनलाल द्विवेदी के बारे में लिखा कि सोनलाल द्विवेदी ने इस प्रकार की कविता लिखी है, इसमें ये कमी है, ये नहीं है। उन्होंने अन्य कवियों पर लिखा जो राजस्थान से संबंध नहीं रखते हैं, और अपने निकट के समर्थ रचनाकारों की ओर से आंख मूंदे रहे। अर्थात ये नहीं देखा कि मेरे पास झालावाड़ का कवि है, जयपुर का कवि है, मेरे नजदीक में भरतपुर का कवि है, मेरे पास ऋतुराज नामक एक राजस्थान का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कवि है जिनका जन्म भरतपुर में 1940 में हुआ था, और राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी हैं, लीला मुखारबिंद, सूरत पुल पर पानी आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला, बल्कि राजस्थान से बाहर एमपी, यूपी, बिहार के कवियों पर आलोचनाएं की। इस कारण राजस्थानी कविता पिछड़ गई। राजस्थान की साहित्यिक लघु पत्रिकाएं भी अपने अखिल भारतीय मुखौटे को बनाए रखने के भ्रम में अपने रचनाकारों का अपेक्षित मूल्यांकन करने में कृपणता और उपेक्षा का भाव बनाए रखी। कृपणता का मतलब है कंजूसी, उपेक्षा का मतलब है अवहेलना। इसी कारण कहता हूं कि वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर लाइन को समझोगे नहीं तो आप सही तरीके से उत्तरे नहीं दे पाओगे। तो यहां पर क्या लिखा है कि न केवल राजस्थान की आधुनिक हिंदी कविता, राजस्थानी कविता उपेक्षित रही, बल्कि देश भर में अनेक पत्रिकाएं निकलती थी। वसुधा पत्रिका निकलती थी, मतवाला निकलती थी, परिमल निकलती थी, है ना। इसके अलावा अनगिनत पत्रिका निकलती थी, सरस्वती पत्रिका निकलती थी, और फिर बालबोधिनी पत्रिका निकलती थी, उसके बाद में हंसावली पत्रिका निकलती थी, पता नहीं कितनी कितनी पत्रिकाएं निकलती थी, राजस्थान से भी निकलती थी। मगर राजस्थान की पत्रिकाओं पर किसी ने पैनी नजर नहीं डाली और उन पत्रिकाओं को इतना महत्व नहीं दिया। इस कारण वो हमेशा अवहेलना का शिकार रही। इस कारण रेत पर नंगे पांव राजस्थानी लेखक की रचना है कि भूमिका में नंद भारद्वाज राजस्थान के लेखक हैं, ने लिखा है कि पंडित गिरधर शर्मा, नवरत्न, ईश्वरलाल रत्नाकर, परमेश्वर द्विरेप, रामनाथ, कमलाकर और रामानंद तिवारी भारतीय नंदन जैसे उपनामधारी छायावादी संस्कार वाले कवियों के रहते हुए भी उनको तत्कालीन छायावादी काव्य आंदोलन के साथ रखकर नहीं देखा गया। अर्थात ये सभी लेखक तकरीबन राजस्थान के हैं, मगर इन राजस्थान के कवियों को छायावाद के साथ जोड़कर नहीं देखा गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर, छायावादी काव्य आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। सुधींद्र चंद्रदेव शर्मा, गंगाराम पथिक, प्रकाश आतुर, मरुधर मर्दुल और हरीश बदाने जैसे यथार्थवादी और प्रगतिशील साहित्यकारों के रचनात्मक प्रयत्नों के बावजूद उनकी कविता का हिंदी की प्रगतिशील काव्य धारा के संदर्भ में समग्र विवेचन नहीं किया गया। ये भी राजस्थान के लेखकों के नाम आए हैं, और इन लोगों ने, इन कवियों ने अच्छी रचनाएं लिखने के बावजूद इनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने में बच गई, या राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, या ये आधुनिक हिंदी कविता या नई कविता की श्रेणी में नहीं मानी गई, और यहाँ आलोचकों की कृपणता का, आलोचकों की उपेक्षा का शिकार इनको होना पड़ा। राजस्थान की आज की कविता में व्यक्तिवादी और जनवादी काव्यधाराओं का टकराव एक खुला बिंदु है, और
बावजूद इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो दोनों धाराओं में समान रूप से मिलती हैं। इन समान विशेषताओं में आधुनिक भावबोध, आत्मविलोकन और आत्म संघर्ष की प्रवृत्ति, अपने परिवेश के प्रति सजगता, विवेकशीलता का आग्रह, अनुभूति की ईमानदारी और नए मानवीय संबंधों की खोज, काव्य भाषा और रचना शिल्प में मौलिकता का आग्रह, सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति का प्रयास आदि मुख्य हैं। अब देखो, मैंने इन 3 लाइनों को पढ़ा है, आप समझे कुछ नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा है। इन समान विशेषताओं में आधुनिक भावबोध, आत्मविलोकन, अपने आप में देखना, अपने आप का मूल्यांकन करना, आत्मविलोकन, आत्मसंघर्ष, हम स्वयं के साथ लड़ रहे हैं, अर्थात अपनी भाषा को प्रसिद्ध दिलाने के लिए या राजस्थानी को देश भर में प्रसारित करने के लिए की प्रवृत्ति हमें नहीं है। अपने परिवेश के प्रति सजगता, अर्थात राजस्थानी वातावरण के प्रति सजगता, विवेकशीलता का आग्रह, अनुभूति की ईमानदारी, नए मानवीय संबंधों की खोज, काव्य भाषा, रचना शिल्प में मौलिकता का आग्रह, सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति का प्रयास आदि मुख्य हैं, जो कि राजस्थानी कवियों में या राजस्थान के संदर्भ में लगभग गौण रहे। ये सब बातें क्या होनी चाहिए थी, मैन होनी चाहिए थी, मगर गौण रहे। इस कारण अब आप क्या समझे, अब आप इतना समझें कि देश के राष्ट्रीय कविताओं के संदर्भ में या नई कविता के संदर्भ में राजस्थानी कविता उतनी प्रचलित नहीं हो पाई जितनी नई कविता जो 1952-53 के बाद आई थी प्रचलित हुई। छायावाद के कवि राजस्थान में भी थे, प्रगतिवाद के कवि राजस्थान में भी थी, प्रयोगवाद के कवि राजस्थान में भी थे, नई कविता के कवि राजस्थान में भी थे, मगर राजस्थानी हिंदी कविता इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितने राष्ट्रीय स्तर के अन्य राज्यों की कविताएं, अन्य राज्यों के कवि प्रसिद्ध हो पाए। तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं न कहीं राजस्थान इस मामले में पीछे रहा, इसकी चर्चा लेखक ने इसमें की है। अब देखते हैं प्रश्न, आधुनिक का विलोम होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, और अर्वाचीन और आधुनिक तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसका भी ये होता है। तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। आदिकालीन क्या होता है, आदिकालीन होता है अर्थात प्रारंभ के समय से या आरंभिक काल, आरंभ के समय से, जब से सृष्टि चली थी तब से। लेखक के अनुसार आधुनिक कविताओं में उपेक्षणीय रहा। अब इस उत्तर के लिए आपको मुझे बताना नहीं चाहिए या आपको यहां नहीं देखना चाहिए कि उत्तर क्या है। लेखक के अनुसार आधुनिक कविताओं में किसकी उपेक्षा रही, किसकी अवहेलना रही? छायावादी काव्य की? नहीं, छायावादी तो 1918 से 1936 तक लगातार चला है। परशुमन, तो ये नहीं होगा उत्तर। प्रगतिवादी? नहीं। नई कविता का अस्तित्व रहा है 1953-52-53 के बाद से। राजस्थानी साहित्य, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य। नेक्स्ट है, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात राजस्थान के कवियों की तरफ लोग आंख मूंदे बैठे रहे, मतलब राजस्थान के कवियों की क्या करते रहे, उपेक्षा करते रहे, अवहेलना करते रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेक्षा करना, अवहेलना करना, तिरस्कार करना, है ना, कोई सा भी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी साहित्यकार हैं। देखना, ईश्वरलाल रत्नाकर नहीं है, गंगाराम पथिक हैं, रामनाथ कमलाकर नहीं है, रामानंद तिवारी, भारतीनंदन इनका उपनाम है, ये भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा गंगाराम पथिक। पता कब चलेगा? जब आप वापस ऊपर जाओगे और मैं जो पढ़ा रहा था 10 मिनट पहले, क्या पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको यहां बताया है। आधुनिक राजस्थानी कविता की विशेषताओं में असंगत है, क्या पूछा है, इसको अंडरलाइन करो। पूछा क्या है? जो बात गलत है वो सही है, वो नहीं, जो बात गलत है वो पूछी है। काव्य भाषा और रचना शिल्प में परंपरा का निर्वहन बिल्कुल है, अर्थात परंपरा का निर्वहन हुआ है, मतलब राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई नहीं। आत्मविलोकन और आत्मसंघर्ष की प्रवृत्ति आई है। देखते हैं, अपने परिवेश के प्रति सजगता, यह भी आई है। अनुभूति की ईमानदारी और आधुनिक भावबोध, यह भी आई है। अब देखो, वो वापस नहीं चाहिए थोड़ा सर, हाँ यहां रोकते हैं। अब देखो इस प्रश्न में ये बातें कहां है, देखो, आत्मविलोकन और आत्मसंघर्ष की प्रवृत्ति, अपने परिवेश के प्रति सजगता, विवेकशीलता का आग्रह,
अनुभूति की ईमानदारी, नए मानवीय संबंधों की खोज, काव्य भाषा रचना शिल्प में मौलिकता का आग्रह, सहज और आत्मीय व्यक्ति। अब इन जो भी अंडरलाइन मैंने किए हैं इनमें से जो नहीं है वो यहां उत्तर होगा। तो निम्नलिखित में से प्रगतिवादी साहित्य का देख दें, थोड़े इधर है। हाँ, आधुनिक राजस्थानी कविता की विशेषताओं में असंगत पूछा है। काव्य भाषा और रचना शिल्प में परंपरा का निर्वहन। अब परंपरा का निर्वहन ये वर्ड वहां नहीं है। आत्मविलोकन और आत्मसंघर्ष की प्रवृत्ति है, जो मैं अभी अंडरलाइन करके आया हूं, ये मैं अभी अंडरलाइन करके आया हूं, ये मैं अभी अंडरलाइन करके आया हूं। इस कारण उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काव्य भाषा और रचना शिल्प में परंपरा का निर्वहन। नेक्स्ट देखते हैं यहां के, हाँ, राजस्थान के रचनाकारों को समर्थ आलोचकों का सहयोग नहीं मिला। शब्द शक्ति कौन सी है? अर्थात बात बिल्कुल सही है, जैसा होता है वैसा का वैसा बताया जाता है, वहां शब्द शक्ति हमेशा होती है अभिधा। अभिधा का मतलब है वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, है ना, मुख्यार्थ। अभिधा में कौन सा अर्थ निकलता है? मुख्य अर्थ निकलता है। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। 10th क्लास के लेवल का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न 12th क्लास और आरपीएससी के लेवल का है। तो 10th क्लास वालों को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभिधा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है और व्यंजना क्या होता है। नेक्स्ट है, और बाकी जो आरपीएससी या 12th क्लास के बच्चे हैं वो इसको समझ चुके हैं कि इसमें अभिधा ही है। यहाँ के आलोचक भी दूसरे प्रांतों के रचनाकारों की रचनाओं का गुणगान करते रहे। उक्त कथन में यहाँ का मतलब क्या है? राजस्थान के लोग। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है राजस्थानी कविता की चर्चा हुई है, तो इसका हो जाएगा राजस्थान की आधुनिक हिंदी कविता। राजस्थान की आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी काव्य नहीं, आधुनिक राजस्थानी काव्य नहीं, राजस्थानी काव्य एवं हिंदी कविता नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान की आधुनिक हिंदी कविता, जो उपेक्षा का शिकार रही। क्यों रही? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के आलोचक राजस्थान को नहीं मिल पाए, और आलोचक का काम होता है गुण दोष की अच्छी तरीके से विवेचना करने वाला, और आलोचक होना बहुत जरूरी है। आलोचक हमारे व्यवहार में परिष्कृत लाने का काम करता है, व्यवहार को सात्विक बनाता है, व्यवहार को सुधारता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का गद्यांश आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक नए गद्यांश के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक नमस्कार।